आप सभी का एडुकेयर में स्वागत है। दिस इज जानन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम लोग परमाणु और अणु के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का एडुकेयर में स्वागत है। दिस इज जानन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर सीखना हो तो आना एडुकेयर के पास, सीखना हो तो आना एडुकेयर के पास। सुने, अब हम लोग चलते हैं आज का टॉपिक के बाद बात करते हैं। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हमने पिछले यूट्यूब सेशन में हमने रदरफोर्ड थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे ऑलरेडी सीख रखा है। तो आज थोड़ा सा आगे बात करते हैं। रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है, इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। इसके ड्रॉबैक को थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ड्रॉबैक क्या था कि रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल था, मान लेते हैं न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में गति कर रहा है तो ये क्या होता है, जब गति कर रहा है तो इससे हीट एनर्जी क्या आता है, एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या आता है दोस्तों, रिलीज होता है। जब एनर्जी रिलीज होता है तो एक समय ऐसा आता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन खत्म होकर न्यूक्लियस पे आ जाना चाहिए था, न्यूक्लियस पे वो फॉल करना चाहिए, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया था किसने, रदरफोर्ड ने। और दूसरा ये हेलो दोस्तों, आप सभी का एडुकेयर में स्वागत है। दिस इज दयानंद। इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सीखना हो तो आना एडुकेयर के पास। समझे, आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना के बारे अध्ययन करेंगे। तो जब हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को समझा तो ये समझा कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो ये क्या करता है, कुछ एनर्जी को रेडिएशन करता है, कुछ एनर्जी रेडिएट करता है। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, वो क्या होता है, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसके क्या होता है, वो एनर्जी लॉस करता है। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल का एनर्जी लॉस होगा, कम होगा, तो एक समय उसका एनर्जी क्या होगा, कम खत्म हो जाएगा। तो वो क्या होता है, जब उसका एनर्जी खत्म होता है तो ये क्या होता है, सर्कुलर पाथ में इस प्रकार रिवॉल्व करते करते कहाँ पे आके फोर्स होना चाहिए था, न्यूक्लियस पे। जो कि ये चीज को रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया दोस्तों। ये जो है इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया दोस्तों, जिसके कारण एक नया जो कॉन्सेप्ट आया रदरफोर्ड का, वो क्या था, रदरफोर्ड के जो ये डिमेरिट था इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड ने। और दूसरा ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ पे रिमूव करते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे रिमूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया दोस्तों। जिसके कारण इस थ्योरी में क्या होता है, ये थ्योरी को रिजेक्ट किया जाता है। और जो दूसरा थ्योरी आता है, दूसरा थ्योरी नील्स बोर के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, नील्स बोर के द्वारा ये थ्योरी दिया जाता है, नील्स बोर के द्वारा। नील्स बोर जो एक साइंटिस्ट हैं, नील्स बोर एक साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा ये थ्योरी 1930 में ये थ्योरी दिया जाता है दोस्तों। नील बोर के द्वारा
नील बोर्स के द्वारा ये थ्योरी 1930 में ये थ्योरी प्रपोज किया जाता है और ये थ्योरी को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया जाता है दोस्तों। किससे कंपेयर किया जाता है? सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम से ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ये कंपेयर किया जाता है और ये माना जाता है कि जो सन है, ये सन है, इसके चारों ओर जो ग्रह कर रहे हैं, ये जो ग्रह है वो क्या होते हैं? रिवॉल्व करते हैं। जैसे जो मानते हैं ये सन है, इसके चारों ओर जो भी 8 प्लेनेट वो क्या कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ पे रिमूव कर रहे हैं। तो जो इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो सोलर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड होता है दोस्तों? यही कॉन्सेप्ट नील बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल जो कॉन्सेप्ट है उससे मैच करता है दोस्तों। तो ये क्या करता है? मैच करता है। समझे? आगे अब इस थ्योरी की बात करते हैं। पहला जो इसका कॉन्सेप्ट था, इस थ्योरी का कहना था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अराउंड द न्यूक्लियस इन द लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड इट इज कॉल्ड द परमिसिबल ऑर्बिट। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक लिमिटेड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक लिमिटेड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे दोस्तों? रिवॉल्व कर रहे। तो ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक परमिसिबल लिमिटेड ऑर्बिट में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट था कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स revolved around the nucleus at a definite energy level। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था, दूसरा ये कॉन्सेप्ट था दोस्तों कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक खास न्यूक्लियस पे या एक खास ऑर्बिट पे क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या आता है? न्यूक्लियस के चारों ओर एक डिफिनिट एनर्जी लेवल पर, एक डिफिनिट एनर्जी लेवल पे क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। और ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो रिवॉल्व करते हैं इनको नाम दिया गया KLMN। और ये KLMN क्या है दोस्तों? ये KLMN है दोस्तों, ये KLMN क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल है। दूसरे शब्दों में कहें तो एनर्जी लेवल है। और इसको क्या कर सकते हैं? इसको दूसरे और शब्दों में बोले तो स्टेशनरी लेवल, ये स्टेशनरी ऑर्बिट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको कितने नामों से जानते हैं दोस्तों? जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट पे, उनको सेल कहा गया। K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। ये KLMN के नाम से जाना गया और ये KLM को बोला गया सेल और एनर्जी लेवल और स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जाना गया दोस्तों। क्या नाम से जाना गया? स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जाना गया। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों? ये जो है इसको फर्स्ट ऑर्बिट मानेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट इसको क्या मानेंगे दोस्तों? फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ एन का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? एन का वैल्यू 1। यहाँ एन का वैल्यू क्या होगा? के सेल और एन के वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। एन को हम लोग क्या बोलते हैं? एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो क्या आता है दोस्तों? 1 2 3 4 5। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है और ये किस चीज को मेजर करता है दोस्तों? ये पहला बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है एनर्जी लेवल पे, उसको मेजर करता है दोस्तों। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस एनर्जी लेवल पे, तो इसको क्या करता है दोस्तों? इसको बताता है। तो ये एनर्जी लेवल बताता है इलेक्ट्रॉन का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इसका एनर्जी लेवल को हम लोग डिनोट करते हैं
एनर्जी लेवल हम किससे मेजर करते हैं दोस्तों? एनर्जी लेवल इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये जो एनर्जी है वो किसके द्वारा मिलता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नंबर से हमको क्या पता चलता है? एनर्जी लेवल का पता चलता है दोस्तों। एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल का पता चलता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने उम्मीद है कि समझा होगा। थोड़ा सा इसको ये करते हैं, इरेज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जैसे के सेल है दोस्तों। कौन सा सेल है? के सेल। के सेल यहाँ पे नंबर एन का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो दोस्तों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2n1 स्क्वायर, यानी 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्तों। अब हम लोग n का वैल्यू क्या लेंगे दोस्तों? n का वैल्यू 1। जब n का वैल्यू 1 लेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या होगा दोस्तों? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये गया 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो के सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? के सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, इसी में हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं। n का वैल्यू 2 लेते हैं दोस्तों। n का वैल्यू कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। और सेकेंड ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो यहाँ पे 2 और ये 2 2 जा 4, ये किया जाएगा 2 इंटू 2 2 जा 4, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होगा दोस्तों। कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होगा। तो आप बोले कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 2। और ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। आगे इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आगे हम लोग और देखते हैं दोस्तों। n का वैल्यू अगर के एल एम सेल में देखते हैं, एम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, तो n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 लेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n का स्क्वायर, तो n का जगह 3 लिखेंगे और 3 3 जा 9 इंटू 2, कितना होगा दोस्तों? 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे के एल एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो एम सेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। आगे इसी प्रकार देखते हैं के एल एम एन सेल पे। अगर एन सेल पे हम लोग देखें, एन सेल पे एन का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। अब इस पे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन सेल पे, तो ये क्या होगा दोस्तों? 2। और ये 4 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, ये 32 इलेक्ट्रॉन। तो जो के एल एम एन सेल में वहां पे 32 इलेक्ट्रॉन होगा। 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो इस प्रकार क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? ऑर्बिट में अरेंज करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? ऑर्बिट में अरेंज करते हैं। ऑर्बिट में क्या करते हैं दोस्तों? अरेंज करते हैं। आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग और इलोबरेट करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है? आगे जो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो थर्ड इसका जो कहना था
नील बोर्स जो मॉडल है 1913 में प्रपोज किया गया था कि जब एक न्यूक्लियस है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे रिमूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब मान लेते हैं कि ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है, तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो इसको क्या करना होता है दोस्तों, इसको एनर्जी सप्लाई करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू दी हायर एनर्जी स्टेट इट शुड बी सप्लाइड द एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी क्या करना होता है दोस्तों, देना पड़ता है, मतलब एनर्जी देना पड़ता है। यहाँ पे हीट एनर्जी क्या होता है, सप्लाई करना होता है। लेकिन जब न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट, तो इसमें क्या होता है, जो हीट एनर्जी होता है एनर्जी रिलीज करता है दोस्तों। यहाँ पे एनर्जी क्या आ रहा है, एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ रहा है और इस सेकेंड केस में क्या है, एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो when the electron jump from the lower energy level to the higher energy level, some energy is absorbed. When the electron move from the higher energy level to the lower energy level, some energy is emitted. तो क्या होता है दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन को सम एनर्जी क्या करता है, गेन करता है। और यहाँ पे अगर लोअर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो सम एनर्जी को क्या आता है, रिलीज करता है। चौथा जो स्टेटमेंट है सोलर जो नील बोर्स का, वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक निश्चित ऑर्बिट पे क्या होते हैं, निश्चित ऑर्बिट पे क्या होते हैं, रिमूव करते हैं। मान लेते हैं कि के सेल पे हैं तो के सेल पे दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो आज दूसरा मान लेते हैं के एल, तो एल सेल पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, के एल सेल है, ये के सेल है, ये एल सेल है। तो एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करेंगे वो इसका अपना डेफिनेट एनर्जी लेवल होगा, इसका अपना डेफिनेट एनर्जी लेवल होगा। कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर गति करते हैं तो उसका अपना एक कक्षा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं दोस्तों, वहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब इस जो मॉडल्स हैं, ये मॉडल का एडवांटेज क्या था, ये मॉडल का एडवांटेज क्या था, देखिएगा। पहला एडवांटेज ये था कि ये मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया। ये मॉडल स्टेबिलिटी, दिस मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये मॉडल क्या किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया कि कोई भी एटम्स क्यों स्टेबल होते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये भी समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक निश्चित कक्षा पर न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। दूसरा यहाँ पे ये समझने की बात है दोस्तों कि जो ये था जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ये नील बोर्स का जो मॉडल, एटॉमिक मॉडल जो सिद्धांत है, इसके माध्यम से एक्सप्लेन किया जा सकता था। तो एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को किससे एक्सप्लेन किया जा सकता था दोस्तों, नील बोर्स का जो एटॉमिक थ्योरी जो प्रपोज किया गया था 1913 में, उसके माध्यम से इसको क्या कर सकता था, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता था। नेक्स्ट है आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी। आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी मींस व्हाट, आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी को ये आयनाइजेशन ऑफ गैसेस को भी ये एक्सप्लेन कर सकता था दोस्तों। तो ये जो थर्ड जो नील बोर्स का जो पोस्टुलेट था कि नील बोर कैन एक्सप्लेन द आयनाइजेशन ऑफ गैस। व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन,
Ionization means what? The minimum amount of energy required to remove the outermost electron of a isolated gaseous atom is called the ionization energy। और आयनाइजेशन एनर्जी को ये क्या कर सकता था, एक्सप्लेन कर सकता था। तो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल, जो सिद्धांत है, थ्योरी है, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया और आयनाइजेशन ऑफ गैस को एक्सप्लेन किया। और ये जो सिद्धांत से हमें ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस प्रकार होता है और किस सेल में या किस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। नील बोर्स का एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोग सीखा। कल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स को देखेंगे और नए नए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और बगल में जो बेल बटन है उसको प्रेस करें टर्न्स और ऑल में क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए उसको आप लोग देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एडुकेयर।